अपनी टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई नोटिस रिसीव ना हो, या उसका क्या सही तरीका होगा कि आप अपनी रिटर्न में जो एंट्री करें उसका इम्पैक्ट सही है ताकि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल कर जाए। तो इसमें हम जो स्टडी करेंगे उसमें प्रॉपर्टी की तीन तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं कि आप जिस तरीके से प्रॉपर्टी अपनी रिटर्न में एंटर कर सकते हैं या आप प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आपने खुद से परचेज की है थ्रू बैंक पेमेंट, कि आपने खुद से पेमेंट की अपने बैंक अकाउंट के थ्रू और उसको आपने परचेज किया और आपने प्रॉपर्टी अपने रिटर्न में एंटर करनी है, उसका मेथड डिस्कस करेंगे। सेकंड, आपको वो प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट रिसीव हुई है अपने किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर से, उसको आप किस तरह एंटर करेंगे। और थर्ड केस ऐसा है जिसमें आपको इनहेरिटेंस के तौर पे प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, तो इनहेरिटेंस की जो एंट्री होगी वो हम रिटर्न में देखेंगे कि हम किस तरह करेंगे ताकि हमें किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और ना ही हमें कोई नोटिस का सामना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसमें वेल्थ स्टेटमेंट का जो एक सेक्शन है सिर्फ वो आपको यहाँ विजिबल है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की जो एंट्री करनी होती है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इनकम साइड पे कहीं प्रॉपर्टी परचेज की ट्रांजेक्शन या उसको रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट नहीं आता। तो जो एसेट एंड लायबिलिटीज की सेकंड टाइप है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उसमें आप सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो प्रॉपर्टी है वो किस नेचर की आपने एंटर की है। उसमें आपने कौन सा, उसकी कैटेगरी कौन सी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, या कोई जो भी क्राइटेरिया आपका डिफाइंड है उसके अंडर आप प्रॉपर्टी को एंटर करेंगे। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंटर करनी है, इसका ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपने थ्रू बैंक पेमेंट या अपने खुद से पैसे स्पेंड किए हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। तो उसमें यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे शहर का नाम लिख देता हूँ और प्रॉपर्टी की टाइप यहाँ पे लिख देते हैं रेजिडेंशियल। आगे लिखेंगे हम हाउस। ओके पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें कि एक नई रो ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर करनी है जितने पे आपने उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है। अब इसमें दो जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो मार्केट में प्रैक्टिस चलती है, इन जिसके ऊपर टैक्स रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। एक तो वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप 236K का टैक्स पे करते हैं परचेज के टाइम पे, जो कि बायर के लिए है 1.5% अप टू 50 मिलियन की प्रॉपर्टी, उस पे 1.5% का रेट है जो कि बायर पे करता है प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे। अब यहाँ पे जो आपका रेट अप्लाई होगा वो कैलकुलेट होता है एफबीआर वैल्यू के ऊपर। एफबीआर की जो मार्केट वैल्यू है वो आईआरएस के ऊपर अवेलेबल है। वहां पे एक्सेल फाइल से आप शहर के रेट देख सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का जो एरिया है उससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि अब जो एफबीआर वैल्यू होती है वो यूजुअली कम होती है एज कम्पेयर टू द मार्केट एक्चुअल मार्केट रेट जिसके ऊपर आपने बैंक पेमेंट की होगी। तो बैंक पेमेंट जो आपने अपने अकाउंट से की है वो हो सकता है वो ज्यादा वैल्यू के ऊपर हो एज कम्पेयर टू दी एफबीआर वैल्यू। तो बेहतर है कि आपने जो पैसे पे किए हैं एक्चुअली अगर वो सारे आपने बैंक से पे किए हैं और वो एफबीआर वैल्यू से ज्यादा है तो आप अपनी बैंक पेमेंट की जो वैल्यू है, जो आपके अकाउंट से पैसे आउट हुए हैं, वो आप डिक्लेयर करें। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आप कुछ अमाउंट कैश में पे कर रहे होते हैं और बाकी आप बैंक पेमेंट के थ्रू उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो उस केस में रेकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट आप एफबीआर वैल्यू लास्ट भी डिक्लेयर करें। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है जो आपको डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बैंक पेमेंट इस वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो फिर आपको ये वैल्यू दिखाने में फायदा है। अब फायदा किस तरह है, आप उसको अपनी रिटर्न में जब डिक्लेयर करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट के तौर पे वहां पे शो होगी कि आपने कितने में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया, बाय किया। अब कल को जाके आप उस प्रॉपर्टी को जब सेल करने जाएंगे तो सेल के टाइम पे आपको एक गेन कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि डिफरेंशियल होता है, गेन इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आपने ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज की थी और आप इसको सेल कर रहे हैं 1.5 करोड़ के अंदर। उसका मतलब है आपका जो गेन हुआ अराउंड 50 लाख का आपका गेन आया है, जिसके ऊपर गेन टैक्स जो नॉर्मल रेट है अगर आपने प्रॉपर्टी 30 जून के बाद खरीदी है तो वो है 15% का। 30 जून से पहले खरीदी है तो फिर उसके ऊपर स्लैब रेट्स हैं, वो हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमने वैल्यू 1 करोड़ डिक्लेयर नहीं की, हमने कम वैल्यू डिक्लेयर की जो कि ये एफबीआर वैल्यू है। तो कम रेट के ऊपर हमने पेमेंट की थी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी और ये वैल्यू थी अराउंड 90 लाख। ये हमने यहाँ पे 10 मिलियन नहीं की, 90 लाख प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। अब तो इसके ऊपर अगर आपका गेन जो निकलेगा वो आपका 50 लाख नहीं होगा, वो 60 लाख होगा। तो आपका गेन ज्यादा हो गया, ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर इसीलिए है कि आप प्रॉपर्टी को तकरीबन उतनी वैल्यू पर डिक्लेयर करें एटलीस्ट कि जितनी आपकी एफबीआर वैल्यू है। अगर आपकी एफबीआर वैल्यू कम है, बैंक पेमेंट आपने ज्यादा अमाउंट की है,
तो आपको चाहिए कि आप बैंक पेमेंट उसको डिक्लेयर करें, ताकि आपका फ्यूचर में जाके गेन कम से कम बने, और उसके ऊपर आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, सिंपल आप एक अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, और जो आपने बैंक पेमेंट किया वही डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको फिक्टिशियस नंबर नहीं दिखा रहे। तो ये फर्स्ट मेथड था। इस केस में आपको कोई और एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 10 मिलियन लिखूंगा, तो ये 10 मिलियन जब मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर डिटेल एंटर हो गई, उसकी डिटेल आ गई, और साथ ऊपर टोटल भी यहाँ पे आ गया कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपको कोई और एंट्री वेल्थ स्टेटमेंट में करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड जो सिनेरियो हमने डिस्कस करना है, दैट इज फॉर गिफ्ट। गिफ्ट के केस में आपने जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, सबसे पहली एंट्री तो आपने यहाँ पे इसी तरह करनी है कि आपने एक लाइन एंटर करनी है, लेकिन आपने उसको किस वैल्यू पे डिक्लेयर करना है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बैंक के पेमेंट के केस में तो था ना कि आपने जितने की बैंक पेमेंट की है, जितने की एफबीआर वैल्यू है, विच एवर इज द लोएस्ट, एटलीस्ट आपको वो तो लाजमी दिखानी है। बेहतर है कि हाईएस्ट वैल्यू दिखाएं। लेकिन गिफ्ट के केस में क्या लॉ बताता है हमें? गिफ्ट के केस में है जी, जो आपको बंदा गिफ्ट कर रहा है उसने अपनी रिटर्न में, या उसके लिए वो प्रॉपर्टी या वो एसेट कितने कॉस्ट में उसको इंकर हुआ था, वो आपने वैल्यू अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करनी है। अब हम ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि जिसने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, जिसने प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट की, उसने अपनी रिटर्न में कितनी कॉस्ट पे डिक्लेयर किया हुआ था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी किस वक्त कंस्ट्रक्ट की गई थी, या उस बंदे ने उसको किस वक्त खरीदा था। तो उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आप वहां डाल सकते हैं, कि आज से 10 साल पहले इस जगह पे पर मरला रेट आप एस्टिमेट लगा लें कि क्या था। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि आज अगर पर मरला रेट किसी जगह पे 10 लाख रुपया है, और आज से 10 साल पहले वहां पे जो रेट था दैट वाज अराउंड 2 लाख रुपीज पर मरला। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की बनती है, 10 मरले का जो प्लॉट है, तो वो आज से 10 साल पहले 20 लाख रुपए का उसकी वैल्यू निकलेगी, जो कि आप जिसपे उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आपके पास अगर वो अमाउंट भी कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, तो फिर बेहतर है कि आप उसको किसी एक खास वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे, जो मिनिमल आपको नजर समझ में आता है कि यार इतनी वैल्यू तो इस प्रॉपर्टी की होगी, कि जिस वैल्यू पे आप इसको डिक्लेयर करें। आप फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं मैं 5 मिलियन पे इसको डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो आप 5 मिलियन पे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो गिफ्ट आपको किया जा रहा है उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू आपने यहाँ पे नहीं डालनी। लॉ में 2022 में चेंज किया गया था, कि पहले ही होता था कि जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, वो जिस वक्त उसको गिफ्ट रिसीव होगा उसकी मार्केट वैल्यू एंटर करेगा। ये 2022 तक का ये लॉ था। लेकिन इसके बाद ऑनवर्ड्स नया लॉ क्या आया, कि आपको एक्चुअल उसकी कॉस्ट एंटर करनी है, जो उस बंदे के लिए थी जिसने आपको गिफ्ट किया। ठीक है, तो वो आपको एस्टिमेट करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसका तरीका आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप इसको डिक्लेयर करेंगे। और इसके बाद अगली एंट्री, गिफ्ट के केस में आपको दो एंट्रीज करनी है। बैंक पेमेंट के केस में सिंगल एंट्री थी। गिफ्ट के केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने एंटर कर दी, उसके बाद रिकंसिलिएशन में जब आप आएंगे, तो यहाँ आपको इनफ्लोज में गिफ्ट की टैब नजर आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सीएनआईसी बताना है कि आपको वो गिफ्ट किस बंदे की तरफ से रिसीव हुआ, और साथ आप उसको क्या बताएंगे, नेम और डिस्क्रिप्शन आप बता देंगे। लेट से मैं कहता हूँ XYZ उसका नाम है, और रिलेशन है फादर, फादर की तरफ से आपको गिफ्ट रिसीव हुआ। ओके करेंगे। एक नई लाइन यहाँ पे ऐड हो गई है, गिफ्ट के नीचे सीएनआईसी नंबर आ रहा है, और आपके फादर का नाम आ रहा है, या जो भी रिलेशन है। इमीडिएट फैमिली मेंबर से जो गिफ्ट मिलता है, सिर्फ वही आपका टैक्स में इनफ्लोज में एग्जाम्प्ट होता है, अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू पे आपने प्रॉपर्टी को पीछे डिक्लेयर किया है, उतनी वैल्यू पे यहाँ पे आप इसको एंटर कर देंगे, तो आपकी रिकंसिलिएशन जो है वो आउट नहीं होगी। ये हमारा सेकंड मेथड था फॉर डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी की, वो है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के केस में आपको सेम ट्रीटमेंट करना है कि जो आपने गिफ्ट के केस में किया। आपने एक्चुअल कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करना है, जैसे आपने गिफ्ट के केस में किया। रिकंसिलिएशन में जाके आपको सिंपल गिफ्ट में एंट्री नहीं करनी, इसको हम डिलीट करेंगे। और गिफ्ट के ऊपर एक लाइन आ रही है इनहेरिटेंस की, वहां पे वो अमाउंट आप एंटर कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि 50 लाख की कॉस्ट थी, इनहेरिटेंस के केस में भी आपको एक्चुअल कॉस्ट ही डिक्लेयर करनी है, जो उस प्रॉपर्टी की थी जब आपको जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी इनहेरिट की। अब वो इनहेरिटेंस अगर आज से 20 साल पहले किसी ने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो वो तो एक नॉमिनल वैल्यू होगी ना फिर। तो अब यहाँ 50 लाख नहीं लिखेंगे, आप हो सकता है 5 लाख लिख दें, या 1 लाख लिख दें, या जीरो भी लिख सकते हैं कुछ लोग। उसमें कोई मसला नहीं है। सिंपल लॉ में ये कहा गया कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट आप डालें। अगर आपको कॉस्ट एस्टिमेट करने की नहीं पता चल रहा कि वो काफी पुरानी प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप अपने अंदाजे के तौर पे उसमें लिख सकते हैं कि मेरा एस्टिमेट है कि ये 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो कि मुझे इनहेरिटेंस के तौर पे रिसीव हुई। और सेम वैल्यू आप अपनी यहाँ पे भी डिक्लेयर करेंगे, 5 लाख। ठीक है, दोनों मैच करेंगे तो ही आपकी रिकंसिलिएशन
में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हैं, और उसको हमने रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करना है ये भी हमने इस पे स्टडी कर लिया। अच्छा, एक चीज लास्ट में ये रह गई, ये तीन मेथड जो भी हम डिस्कस किए हैं, इन तीनों मेथड से जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, इसके साथ एक कॉमन चीज है जो कि लिंक है, जो वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, वो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जो उसके इनकम के फॉर्म्स आ रहे होते हैं टैक्स कैलकुलेशन के, उसमें एक फॉर्म होता है कैपिटल एसेट का। अभी आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स की टैब में कैपिटल एसेट का फॉर्म आ रहा है। अब जो भी प्रॉपर्टी जिस भी मेथड से, जो हमने अभी तीन मेथड डिस्कस किए, गिफ्ट, परचेज और इनहेरिटेंस, जिस भी मेथड से प्रॉपर्टी आपको मिली है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ऑनरशिप में आ गई है, उसके बाद आपने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न में, ये लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी दिखाई है लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं किया। तो आप रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर जाएंगे, रेजिडेंशियल कैटेगरी में आप जाएंगे, सब मेथड सेम है, प्लस आइकन प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी की आप डिटेल उसको बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी का टोटल एरिया क्या है, किस कैटेगरी की है, उसका क्या एड्रेस है। मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दिया, और इसके बाद मैं उसका टाउन या सिटी जो है वो सर्च करूंगा, लाहौर, इकबाल टाउन, जैसे लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको आगे बताना है कवर्ड एरिया कितना है। जैसे मैं कहता हूँ 10 मरले का अगर टोटल प्लॉट है तो 9 मरला उसमें कवर्ड एरिया है। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स से, तो आप करेंगे यस, और रीजन आप उसको बताएंगे कि ये मेरा एक कैपिटल एसेट है जो कि मैं अपने ओनरशिप में रखता हूं, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा और मुझे एग्जेम्पशन अवेलेबल है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है, वो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, तो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। उसके बाद जाके अगर हम इसको डाउनलोड करें तो ये एक्सेल फाइल में आपके पास लिंक्स अवेलेबल होते हैं सिटी वाइज। आप जिस भी सिटी पे क्लिक करेंगे उस सिटी का एक सर्कुलर ओपन होगा एफबीआर की वेबसाइट पे, वहां पे पर मरला रेट आ रहे होंगे कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है, फाइल है, इसका जो मेथड है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसको मैं ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक नई रो ऐड हो गई जो कि मेरी प्रॉपर्टी की है। अब मैंने यहाँ पे उसको कॉस्ट डिक्लेयर की है 5 लाख की, जो मैंने पिछले वेल स्टेटमेंट में की, और इसकी मार्केट वैल्यू आज जो है दैट इज अराउंड 1 करोड़। इसके बाद जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये उसको अपडेट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि मेरी जो प्रॉपर्टी है कॉस्ट 5 लाख है, क्योंकि मैंने उसको एज एन इनहेरिटेंस पुराने रेट पे रिसीव किया, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज 1 करोड़ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्पशन का रीजन मैंने सेलेक्ट की है, तो इस पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये तरीका है, डिटेल में हम डिस्कस किया कि आप प्रॉपर्टी को किस तरह अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं होगा, और आपकी जितनी भी रिकन्सिलिएशंस हैं, जो भी रिटर्न की फाइलिंग है, वो हर लिहाज से कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने हाथ रखिएगा।